तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में राष्ट्रवाद। और यह जो टॉपिक है वो है क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। ठीक है। यदि अगर आप लोग सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो उसमें जो हिस्ट्री आता है उसका 2 चैप्टर यदि अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, पहला भारत में राष्ट्रवाद और दूसरा यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है। ये दोनों चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके एग्ज़ाम में यदि अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे तो सिर्फ ये 2 चैप्टर पढ़ के जाइए। 50% क्वेश्चन जो है इन्हीं 2 टॉपिक से बनता है। ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरे अच्छी तरीके से भारत में राष्ट्रवाद को समझेंगे और हमने थोड़ा गहराई में समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो थोड़ा गहराई से पूछा जाता है। तो आप लोग को अगर मान लीजिए वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा हो या फिर नोट्स थोड़ा डीपली में लग रहा हो तो आप लोग 2x करके देख लीजिए। यदि अगर आप लोग पूरे अच्छे तरीके से देख लेते हैं और पूरे अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो हम आपको ये चैलेंज करते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में यहाँ से तो नहीं छूटेगा। ठीक है। और साथ साथ आप लोग यानी कि प्रैक्टिस सेट भी इसका कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कि नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है। तो देखिए राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है। ठीक है। समझिएगा, एक ऐसी विचारधारा, मतलब राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी राष्ट्र या राष्ट्र राज्य के प्रति वफादारी, समर्पण और गर्व की भावना पर जोर देती है। तो देखिए हम अपने देश के प्रति वफादार हैं, हम अपने देश के प्रति समर्पण हैं, हम अपने देश पर गर्व करते हैं, यही होती है राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है। और जिस व्यक्ति में यह भावना पनपती है ना, उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी कहा जाता है। ठीक है। आपको भी अपने देश के प्रति लगाव होगा, अपने देश के प्रति प्रेम होगा, तो आपके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना है। ठीक है। उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति क्या होता है, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति क्या होता है, तो प्रेम होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है ना, यानी भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ तब तो यहाँ से अंग्रेज भागे थे। ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय आखिर हुआ कैसे, तो सोच समझिएगा। तो देखिए भारत में राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन के रूप में हुआ। ठीक है ना। उपनिवेशवाद का मतलब होता है जो अंग्रेज हमें गुलाम बना के रखे हुए थे उसके खिलाफ जो यानी कि आंदोलन हुआ था, यानी उसी में क्या हुआ था कि राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो भारत के अंदर पनपने लगी थी। ठीक है। और इस आंदोलन में ब्रिटिश शासन से आज़ादी की मांग की गई, और जो ब्रिटिश शासन थे उससे क्या किया गया, तो आज़ादी की मांग की गई। और इस आंदोलन में कई संगठन और आंदोलन भी शामिल थे जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे। सबसे पहला तो था राजनीतिक कारण। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा आर्थिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, और पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, संवाद और परिवहन का विकास, प्रेस की भूमिका। ठीक है। तो ये सब जो थे ना, ये भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो बारी बारी से सभी कारणों को विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले है आपका राजनीतिक कारण। समझिएगा राजनीतिक कारण क्या था, सो समझ। तो देखिए 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए, और इस घटना ने कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। उसके बाद भारत में राष्ट्रीयता की लहर आई, जिसको कुचलने के लिए सरकार ने कई दमन चक्र चलाए। तो समझिएगा जो 1858 ईस्वी में आप लोग को पता होगा कि उससे पहले 1 साल पहले यानी 1857 ईस्वी में भारत में एक क्रांति हुई थी जिसका नाम 1857 ईस्वी की क्रांति पड़ा। ठीक है। और इसी क्रांति में मंगल पांडे को भी फांसी पड़ी थी, ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है। जब यानी कि 1857 ईस्वी की क्रांति हुई तो उसमें अंग्रेजों को काफ़ी मार पड़ी थी। ठीक है ना। जगह जगह से आंदोलन उठने लगे थे। यह खबर यानी जब महारानी विक्टोरिया को पता लगी तो उसने क्या किया, तो इंडिया से
ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त करके, ठीक है, और वहाँ पर यानी कि कानून बनाने का अधिकार, जितना भी नियम कानून बनाने का अधिकार था वो अपने अंदर ले लिया कि अब हम जो करेंगे इंडिया में, अब जो होगा इंडिया में वो हम करेंगे, ठीक है, हम अपने अनुसार से करेंगे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को क्या कर दिया, तो भारत से ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब यानी कि पूरे भारत का जो नियम कानून था जब महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत आ गया, तो भारत में क्या हुआ कि एक राष्ट्रीयता की लहर आई कि हम लोग क्या हैं, तो भारत देश के निवासी हैं, और वह उसको अपने भारत देश के प्रति प्रेम और लगाव होने लगा, ठीक है। जिसको कुचलने के लिए, ठीक है ना, जब भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी, तो उसको कुचलने के लिए क्या किया, तो अंग्रेजी सरकार ने, देखिए, भले महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन में रहा करती थी, ठीक है, लेकिन वहाँ से कोई उसका प्रतिनिधित्व भारत में आकर नियम कानून बनाता था, जिसको हम लोग वायसराय कहते थे, ठीक है ना। 1858 ईस्वी से पहले गवर्नर हुआ करता था, उसके बाद क्या हुआ, तो वायसराय का पद आने लगा, ठीक है। तो वायसराय ही क्या करता था, तो नियम कानून यानी भारत में बनाता था। तो यहाँ पर जब लगा कि भारत के अंदर में राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी है, जिसको कुचलने के लिए सरकार ने कई दमन चक्र चलाए, जिसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है आपका 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लीटन ने वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, ठीक है ना। एक एक्ट लाया गया जो कि प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया, और वह कब लाया गया, तो याद रखिएगा 1878 ईस्वी में। तत्कालीन वायसराय, उस समय का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लीटन था, ठीक है, याद रखिएगा। और उन्होंने वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया और प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है ना, कि आप अंग्रेज के खिलाफ कोई भी ऐसा शब्द नहीं छापिएगा जिससे भारत के लोगों को अंग्रेज के खिलाफ आक्रोश उत्पन्न, ठीक है। इसके बाद है आपका 1879 ईस्वी में, यानी एक साल बाद फिर देखिए कौन सा एक्ट आया, तो आर्म्स एक्ट आया, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कौन सा एक्ट, तो आर्म्स एक्ट लाया गया, और आर्म्स एक्ट के तहत कहा गया कि कोई भी भारतीय अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता है, यानी अपने पास अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता है, यह कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया, ठीक है, कि कोई भी भारतीय यदि अगर अस्त्र शस्त्र रखता है तो ये कानूनन अपराध है, उसको यानी कि तुरंत ही बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद देखिए, वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान की बात करें तो 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल लाया गया था। ये का अच्छा बिल था, ठीक है ना। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामले की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे, लेकिन यूरोपीय लोगों के द्वारा विरोध होने के कारण इसे वापस ले लिया गया, ठीक है। यहीं पर गलती हो गया था, ठीक है ना। जब यूरोपीय लोग विरोध किया तो इस कानून को वापस ले लिया, लेकिन जब भारत के लोग विरोध करते थे तो तब पर भी उस कानून को वापस वो नहीं लेते थे, ठीक है। तो जब इल्बर्ट बिल लाया गया तो समझिएगा, इल्बर्ट बिल में क्या कहा गया था कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी जज हैं, ठीक है, वो यानी अगर मान लीजिए कोई यूरोपीय लोग अगर गलती करता है, ठीक है, तो उस पर भी यानी कि सज़ा सुना सकता है, जो कि यूरोपीय लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। और बाद में जब इसका विरोध किया गया यूरोपीय लोगों द्वारा तो इस बिल को वापस ले लिया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए समझिएगा 1899 ईस्वी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लॉर्ड कार्जन ने कलकत्ता निगम अधिनियम पारित किया, जिसके तहत निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम करके मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, जिससे भारतीयों को स्वशासन से वंचित किया जा सके। तो देखिए, इसमें अंग्रेज कहा था कि जो भारतीय लोग अपने द्वारा जो चुनकर प्रतिनिधित्व को भेजते हैं उसकी संख्या कम रहेगी, लेकिन जो अंग्रेज चाहेगा यानी अपने मन से किसी भी यानी व्यक्ति को शासन के लिए वहाँ पर हम बैठा सकते हैं, जो कि भारतीयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और यह यानी कि राष्ट्रवाद के उदय का भी कारण बना, ठीक है। इसके बाद देखिए 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। अब देखिए, विश्वविद्यालय अधिनियम क्या था, तो इसमें विश्वविद्यालय में जो अंग्रेज के खिलाफ पढ़ाया जाता था तो बोला गया था कि आप विश्वविद्यालय में किसी भी विद्यालय में अंग्रेज के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं पढ़ा सकते हैं। इसीलिए अंग्रेज ने क्या किया, तो विश्वविद्यालय पर, ठीक है, सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया। इसके बाद देखिए 1905 ईस्वी की अगर हम बात करें तो बंगाल विभाजन, ठीक है ना, बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया गया। अंग्रेजों ने प्रशासन को आसान बनाने का दावा किया, लेकिन वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना और एकता को तोड़ना था।
तो देखिए यानी कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। इसमें कहा गया था कि हम बंगाल को 2 भागों में बांट देंगे, ठीक है। और बांटना क्यों चाहते थे तो समझिएगा, बांटना इसीलिए चाहते थे कि जो वहाँ पर जो बंगाल में था ना कि राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी थी, ठीक है ना। तो जिसको दबाने के लिए अंग्रेज यानी कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया, और यानी कि बंगाल विभाजन जो था उसको वापस भी ले लिया गया जब वहाँ पर काफ़ी सारा विद्रोह और काफ़ी सारा यानी कि विरोध होने लगा। तो 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया। इसे भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने घोषित किया था कि बंगाल विभाजन नहीं होगा, ठीक है, समझिएगा। इसके बाद 1907 ईस्वी में देशद्रोही सभा अधिनियम सभाओं पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, तथा 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया। तो समझिए, तो 1907 में जो एक्ट आया था देशद्रोही सभा अधिनियम, कहा गया था कि अगर भारत में कोई भी व्यक्ति अगर 10-15 व्यक्ति अगर आपस में बैठकर अगर सभा करता है, ठीक है ना, बातचीत करता है, तो वह यानी कि देशद्रोह माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंडियन प्रेस यानी कि जो अखबार में जो यानी कि ऐसा ऐसा वर्ड छापते थे ना कि भारत के लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम जागता था, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे, वो अंग्रेज को मार देना चाहते थे। तो ऐसा ऐसा यानी वर्ड ऐसा ऐसा वाक्य छापने पर क्या कर दिया गया, तो प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है, डलहौजी की संरचनात्मक योजना के अंतर्गत भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हुई। इन सब के द्वारा संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के बीच दूरियां घटने लगी, स्थानीयता समाप्त हुई, एक केंद्र दूसरे केंद्र से जुड़ा, एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ा और राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बना। तो देखिए समझिएगा कि जब भारत में रेलवे, टेलीग्राफ, परिवहन की व्यवस्था जब यानी कि अच्छे ढंग से चालू हो गई थी, तो स्थानीयता यानी जो दूरी थी ना, जैसे मान लीजिए अभी भी आपको बोलेगा कि 5 किलोमीटर पैदल चलने के लिए, तो आपको लगेगा कि बहुत लंबा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोलेगा कि मोटरसाइकिल से या फिर कार से जाने के लिए, तो आपको लगेगा ये तो 2 मिनट का खेल है, हम तुरंत पहुँच जाएंगे। तो उस समय यानी कि इस तरह का परिवहन व्यवस्था नहीं था, जिससे मान लीजिए जो लोग थे ना एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सोचते थे। लेकिन जब रेलवे का, टेलीग्राफ यानी फ़ोन का जब आविष्कार हो गया, ठीक है, तो लोगों को यानी कि एकजुट होने में, ठीक है ना, संपर्क बनाने में अच्छा हुआ, जो कि राष्ट्रवाद में काफ़ी अहम भूमिका निभाया। इसके बाद देखिए हमारा है, अब छोटे छोटे पॉइंट है, सिर्फ राजनीतिक कारण इतना बड़ा था और आपके एनसीईआरटी बुक में दिया भी गया है। इससे अगर ऑब्जेक्टिव बन जाता है, अगर मान लीजिए इससे ऑब्जेक्टिव बन जाता तो आप लोग कहते कि सर पढ़ाई नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोग पूरे अच्छे से पढ़िए, एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद हम लोग आप समझ लेंगे आर्थिक कारण क्या था। तो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय उद्योगों को बिल्कुल नष्ट कर दिया था। यहाँ के व्यापार पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया। यानी कि जो आर्थिक कारण थी, इसमें जितने भी भारतीय व्यापारी थे, ठीक है ना, उसका बुझी व्यापार बिल्कुल ही नष्ट हो गया था, ठीक है ना। यानी कि भारत में ही व्यापार करते थे और उनसे ही टैक्स लिया करते थे, ठीक है। तो वो यानी कि जो इतने भी उद्योग लगाने वाले लोग थे, वो अपना उद्योग बंद कर दिए थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सभी प्रकार का सामान बनाती थी, ठीक है। और जबरन खरीदना पड़ता था भारतीय लोगों को उनसे, ठीक है। और यहाँ के व्यापार पर पूर्ण अधिकार किसका हो गया था, तो अंग्रेजों का हो गया था। इसके बाद देखिए सामाजिक और धार्मिक कारण की अगर हम बात करें, तो 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने जाति व्यवस्था, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिससे लोगों में सामाजिक चेतना बढ़ी, ठीक है। इन सुधारों ने लोगों को एक दूसरे के साथ समानता और भाईचारे की भावना से जोड़ा, जिससे राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। देखिए जब बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर समाज के लोगों ने आवाज़ उठाने लगा, तो जितने भी समाज में अलग अलग धर्म में अलग अलग जाति के लोग थे, वो एकजुट करके आवाज़ उठाते थे। तो इनसे क्या हुआ, तो भारत में जितने भी जाति के लोग थे, उनके अंदर एकता की भावना जागी, भाईचारे की भावना जागी, सभी लोग समझदार होने लगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये भी ये नहीं क्या था कि राष्ट्रवाद में उदय का एक कारण था, ठीक है। इसके बाद देखिए पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव की अगर बात करें, तो पश्चिमी शिक्षा ने लोगों को आधुनिक विचार से परिचित कराया और उन्हें राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक बनाया, ठीक है। राष्ट्र के प्रति क्या बनाया, तो जागरूक
पूर्वक बनाया, याद रखिएगा। तो देखिए समझिएगा, जब भारत के लोगों को पश्चिमी शिक्षा से, ठीक है ना, नए नए विचारों का ज्ञान होने लगा तो वो भी अपने राष्ट्र के प्रति सोचने लगे, ठीक है। तो ये भी एक राष्ट्रवाद के उदय का कारण हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए संवाद और परिवहन के साधनों का विकास। संवाद मतलब वही यानी टेलीग्राफ का जब विकास हुआ था, परिवहन मतलब रेलवे का, ये तो बता ही चुके हैं, ठीक है। जिससे लोगों को यानी कि जो दूरी थी ना, स्थानीयता, वो कम होने लगी, ठीक है। इसके बाद प्रेस की भूमिका की अगर हम बात करें तो समाचार पत्रों और साहित्यों ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो समाचार पत्र हुआ करते थे, ठीक है, और जो साहित्यकार हुआ करते थे, उन्होंने भी भारत के राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई, इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध। आपके बुक में प्रथम विश्व युद्ध का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जान लेते हैं। वैसे आप लोग क्लास 9th में पढ़े होइएगा, ठीक है, ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, ठीक है। तो यह पहला वैश्विक युद्ध था। यह युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच चला था, ठीक है। यह युद्ध यूरोप में शुरू हुआ और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। इस युद्ध में करीब 1 करोड़ लोगों की जान चली गई, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में कम से कम अगर हम बात करें तो 1 करोड़ लोगों की जान गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फर्डिनैंड और उनकी पत्नी का वध इस युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। आर्च ड्यूक फर्डिनैंड जो था यानी कि ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार था, और उसकी पत्नी का जो यानी वध हो गया था, जानते हैं कहाँ हो गया? तो वो यानी कि सेरोजवा में हो गया था, ठीक है। सेरोजवा में जब उसकी यानी कि मृत्यु हो गई थी तो, और यह मृत्यु हुआ कब था सोच समझिएगा, 28 जून 1914 को हुआ था। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, तो सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। और ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार को आप लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, यही है ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार, ठीक है। और तब जब क्या हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ और कई ऐसे घटनाएं हुए जिसके बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़े होइएगा। अगर नहीं पढ़े होइएगा, ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, हम क्लास 9th का भी तैयारी करवाते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई भाई बहन अगर मान लीजिए क्लास 9th की अगर तैयारी कर रहा है तो उसको भी बोलिएगा, यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से नोट्स मिलते हैं। इसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध ने भारत पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कई तरह से असर डाले। समझिएगा, यही क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत पर क्या प्रभाव डाला था। तो आपको लिखना है कि भारत पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कई तरह के प्रभाव पड़े थे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला अगर हम आर्थिकरण की बात करें तो भारत सरकार का रक्षा खर्च बढ़ गया, ठीक है ना। टैक्स बढ़ा दिए गए, वस्तुओं की कीमत दोगुनी हो गई, खाद्य आपूर्ति में कमी हो गई, जूट जैसी नकदी फसलों के निर्यात को नुकसान पहुंचा, अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो गया था। अब देखिए युद्ध अगर हो रहा है तो उसमें क्या होगा, पैसा तो खर्चा होगा ही। और इधर से इंग्लैंड, आपको पता है कि इंग्लैंड जो है वो भारत को गुलाम बनाया हुआ था, ठीक है। जब इंग्लैंड अगर मान लीजिए युद्ध में शामिल है, इंग्लैंड का पैसा यदि अगर खर्च होगा तो वो रुपया कहाँ से लाएगा, तो जिसको वो अपना उपनिवेश बना के रखा हुआ था उसमें एक भारत भी था, तो भारत में क्या कर दिया, तो यह टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ, तो यहाँ की जो वस्तु थी उसकी कीमत दोगुनी हो गई, ठीक है। खाद्य आपूर्ति में कमी होने लगे, लोग यानी भूखे प्यासे मरने लगे थे, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सामाजिक प्रभाव की बात करें तो लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया गया। लोगों को जबरन सेना में खींच कर लेकर जाते थे। ग्रामीण इलाकों में आक्रोश था। अकाल और महामारी की वजह से लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग जो थे ना वो मारे गए थे। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है 120 से 130 लाख है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ठीक है ना। कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही लोग मारे गए थे, कोई गिनने के लिए नहीं गया था। इसके बाद देखिए राजनीतिक प्रभाव की अगर हम बात करें, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो भारत पर राजनीतिक प्रभाव क्या डाला सो समझिएगा। तो भारत ने लोकतंत्र की प्राप्ति के वादे के तहत इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया था। यानी कि भारत को कहा गया था कि अगर हम यह युद्ध जीत जाएंगे तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे, ठीक है ना। इसमें तब आपको पता होगा कि महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे। तो महात्मा गांधी ने पूरे देश के लोगों को कहा था कि ब्रिटेन का खुलकर
समर्थन कीजिए, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज बोला है कि हम क्या करेंगे तो भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। देखिए युद्ध के बाद रॉलेट एक्ट पारित किया गया, ठीक है, आज़ाद तो नहीं किया लेकिन नया कानून लागू कर दिया। इससे भारतीयों में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति असंतोष की भावना जागा, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ और असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। युद्ध के बाद सोवियत संघ के गठन से भारत में साम्यवाद का उदय हुआ। समझिएगा, भारत से क्या झूठा वादा किया था, कौन, अंग्रेज किया था, ठीक है, और नए यानी कि एक्ट लागू कर दिए, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत सारे आंदोलन हुए थे, तो सभी के बारे में हम लोग आप जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका आता है रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो देखिए रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में बंद किया जा सकता था और उसे वकील, दलील या अपील का अधिकार नहीं था। यानी कि देखिए कहा गया कि रॉलेट एक्ट में कि जिस भी व्यक्ति पर हमें शक होगा हम उसे उठाकर सीधा जेल में डाल देंगे, ठीक है, उसको बिना वकील यानी कि कोई वकील रखने का अधिकार नहीं होगा, ना ही दलील कर सकता है, ना ही किसी से अपील कर सकता है, सीधे हम जेल में डाल देंगे, ठीक है। इसीलिए इसे काला कानून कहा गया था। और यह कब लागू हुआ था, तो 1919 ईस्वी में लागू हुआ था, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट एक अंग्रेज द्वारा लाया गया कानून था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी भारतीय पर यदि अगर हमें शक होगा तो हम उसे उठाकर सीधा जेल में डाल देंगे, और उसको ना ही तो वकील रखने का अधिकार होगा, ना ही वो दलील कर सकता है, और ना ही किसी से अपील कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इसे काला कानून कहा गया, ठीक है। और यह कब लाया गया, तो 1919 ईस्वी में। आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो और दर्दनाक घटना थी, ठीक है। समझिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, एक दुखद घटना थी, जिसमें ब्रिटिश सेना ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चला दी थी, जिससे सैकड़ों लोग नहीं हजारों लोग मारे गए थे और घायल भी हुए थे, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पर सैकड़ों का जिक्र किया गया है, लेकिन अगर हम बात करें तो हजारों लोग यहाँ पर मारे गए, ठीक है। अब देखिए घटना की अगर हम विवरण की बात करें तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, तो आप घटना के बारे में अगर जाने रहिएगा तो अपना सब्जेक्टिव प्रश्न भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये घटना हुआ कहाँ था, सो समझिएगा। तो देखिए जालियांवाला बाग, ठीक है ना, जालियांवाला बाग जो यानी कि पंजाब के अमृतसर में है, वहाँ पर ये हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। घटना की बात करें तो ब्रिटिश सेना ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अंधाधुंध गोली चला दी थी। अब देखिए इसका कारण क्या था, तो यह घटना रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान हुआ। जो रॉलेट एक्ट कानून लाया गया था ना, उसी के बारे में यहाँ के जो लोग थे वह चर्चा कर रहे थे आपस में, ठीक है। उन्हीं पर क्या कर दिया, तो अंग्रेज ने अंधाधुंध गोली चला दी। अंग्रेज, आपको पता होगा कि एक कानून लागू किया था जिसका नाम था देशद्रोही सभा अधिनियम। यदि अगर आप सभा कर रहे हैं तो वह यानी कि देशद्रोह के खिलाफ माना जाएगा, और इसी का फायदा उठाकर अंग्रेज ने क्या किया, तो उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियों का बौछार कर दिया, ठीक है। और परिणाम देखिए क्या हुआ, तो सैकड़ों लोग मारे गए और घायल भी हुए, ठीक है। नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं याद रखना है, जनरल डायर किया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। जनरल डायर ने इस घटना का क्या किया, तो नेतृत्व किया था। ये यानी आपके बुक में भी नहीं दिया गया है, हम वैसे ही लिख दिए हैं, इनका पूरा नाम था, ठीक है ना, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एल्बर्ट डायर, ठीक है। ये इनका पूरा नाम था, आपको उतना याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है जनरल डायर, ठीक है। इसके बाद देखिए महात्मा गांधी। अब देखिए इस आंदोलन में, इस राष्ट्रवाद में महात्मा गांधी का एंट्री होने वाला है, तो आप लोग एक बार महात्मा गांधी के जीवनी को पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उनके माता का नाम, पिता का नाम, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में आप लोग जानकारी हासिल कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है यह कौन कौन से आंदोलन किए थे, तो चंपारण, खेरा सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, इसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, सभी का यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चंपारण और खेरा कब हुआ था, तो 1918 में। खिलाफत कब हुआ, तो 1919 में। असहयोग कब हुआ, तो 1920 में। सविनय अवज्ञा 1930 में। भारत छोड़ो 1942 में, ठीक है। तो इसके बारे में यदि अगर आपको पता होगा तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका
एक ज़रूर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इनके माता पिता का नाम याद रख सकते हैं, इनकी जन्म मृत्यु को याद रख सकते हैं। इनको क्या क्या कहते थे, तो गांधी जी को राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता है, बापू कहा जाता है, संत कहा जाता है, अर्धनंग फ़कीर भी कहा जाता है, अर्धनंग फ़कीर भी कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके मुख से अंतिम शब्द क्या निकले थे, तो हे राम निकले थे। समाधि स्थल कहाँ है, तो राजघाट में है। इसके बाद इनको मारा किसने था, तो नाथूराम गोडसे ने मारा था। कब मारा था, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मारा था। इनकी माता का क्या नाम था, पुतलीबाई। पिता का नाम करमचंद्र गांधी। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, इसके बाद पुत्र का नाम हीरालाल, मनीलाल, रामलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, धर्म की अगर बात करें तो हिंदू थे, राष्ट्रीयता भारतीय थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, इन तरह चीज़ें आप लोग को याद रखिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में। अब हम लोग महात्मा गांधी का इस युद्ध में इस राष्ट्रवाद के उदय में महात्मा गांधी का एंट्री हो रहा है। तो अब हम लोग महात्मा गांधी के हुए सभी आंदोलन के बारे में बारी बारी से जिक्र करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है, आप लोग लाइक कर दीजिए ज़रूर, प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए चैनल थोड़ा न्यू है इसीलिए बोल रहे हैं, अगर मेरा चैनल अगर ग्रो हो जाएगा तब हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे नोट्स लाते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। ठीक है, समझिएगा, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। बिहार में प्रचलित 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि की 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती से मुनाफा नहीं होने के कारण किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर गांधी जी ने अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन का क्या किया, शुरुआत किया। ठीक है, तो समझिएगा, हम आपको एक बात बताते हैं, उसको पहले आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है ना, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था जिसमें महात्मा गांधी आए हुए थे। ठीक है, और वहाँ पर चंपारण के ही एक व्यक्ति थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल क्या किए, तो लखनऊ समझौता में महात्मा गांधी से भेंट की और महात्मा गांधी को कहा कि चंपारण में ऐसा ऐसा यानी कानून बनाया गया है जिससे यानी कि किसानों को काफ़ी हद तक नुकसान हो रहा है और स्थिति भी किसान की काफ़ी दयनीय हो गई। जब यानी कि महात्मा गांधी चंपारण के बारे में सुने तो राजकुमार शुक्ल का आमंत्रण स्वीकार किया। ठीक है, और 1917 में आकर चंपारण में सत्याग्रह का शुरुआत किया। अब देखिए चंपारण में हुआ क्या था, सो समझिए। ठीक है, तो देखिए अंग्रेज का कहना था कि चंपारण में जितने भी किसान हैं यदि उनके पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसको कम से कम उस ज़मीन के 3 कट्ठा यानी 20 कट्ठा ज़मीन है तो उस पर यानी कि 3 कट्ठा में कम से कम नील की खेती करनी होगी। ठीक है, नील की खेती करने से किसान को ज़्यादा मुनाफा भी नहीं होता था, प्लस में ज़मीन बंजर हो जाता था। ठीक है, जिससे काफ़ी दिनों तक उस ज़मीन में यानी उपज नहीं हो पाती थी। ठीक है ना, क्योंकि ज़मीन का जो उर्वरक शक्ति था वो यानी कि समाप्त हो जाता था। ठीक है, तो किसान को काफ़ी यानी कि नुकसान होने लगा, जिसके बाद महात्मा गांधी आए और अप्रैल 1917 में चंपारण में सत्याग्रह चालू किया और बाद में क्या हुआ, तो महात्मा गांधी का विजय हुआ और अंग्रेज को यह यानी कि कानून वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ मेन पॉइंट याद रखना कि चंपारण में 3 कठिया प्रणाली चालू थी। ठीक है, जिससे किसानों को काफ़ी हद तक नुकसान होता था। तो आपको सिर्फ यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट याद रखना है कि बताना है कि जो बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें कहा गया था कि किसान के पास यदि अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें कम से कम 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी होगी, जिससे किसानों को काफ़ी हद तक नुकसान होता था। ठीक है, ज़मीन भी बंजर हो जाती थी। ठीक है, जिसको देखते हुए महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में क्या किया, तो चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत किया था और बाद में यह कानून अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार में किसान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी दे।
तो समझिएगा, यदि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार में किसान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी दे, तो आपको चंपारण सत्याग्रह के बारे में ही बता देना है। ठीक है, आपको यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बन चुका। ठीक है, तो इसके बाद देखिए खेरा सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो देखिए 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिला में महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में खेरा सत्याग्रह नामक एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जो फसल खराब होने और प्लेग के कारण भू राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ थे। समझिएगा, देखिए महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वह गुजरात में ही हुआ था, तो अपने राज्य की समस्या को कैसे नहीं देखते। तो देखिए गुजरात में ही एक जिला है जिसका नाम है खेरा जिला। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ, तो पहले तो फसल ख़राब हो गया। ठीक है ना, फसल ख़राब हो गया, ऊपर से जो अंग्रेज थे ना वो टैक्स को बढ़ा दिए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर फसल अच्छा होता, टैक्स अगर बढ़ा भी देता तो किसान दे देता, लेकिन एक तो फसल ख़राब हो गई, ऊपर से अंग्रेज ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, जिससे यानी कि किसानों में असंतोष की भावना फैली। ठीक है ना, वह यानी टैक्स देने में असमर्थ थे, अगर वो टैक्स दे भी देते ना तो वो भूखे मर जाते। इसीलिए यानी कि वहाँ के जो किसान थे वह महात्मा गांधी से निवेदन किए, और महात्मा गांधी ने क्या किया, तो 1918 ईस्वी में खेरा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, और बाद में यहाँ पर भी महात्मा गांधी की विजय हुई और यह कानून अंग्रेज को वापस लेना पड़ा। ठीक है, और वहाँ पर जो टैक्स था उसको यानी कि कम करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद देखिए समझिएगा,